हेलो बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम 9th स्टैंडर्ड का क्या डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर 9th स्टैंडर्ड की सेल ऑर्गेनेलीज डिस्कस करेंगे, सेल चैप्टर की। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था बच्चे, हमने न्यूक्लियस को स्टडी किया था। हमने कहा था कि न्यूक्लियस जो है वो क्या है, न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो सेल की बाकी सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चे, तो आज हम पढ़ेंगे जो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं उनके बारे में। उसको पढ़ने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म। तो बच्चे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है जो सेल का लिविंग सब्सटेंस होता है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। क्लियर है? ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल। ठीक है, उसके बाद इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है साइटोप्लाज्म और एक आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी इन दोनों को मिला के क्या बना, हमारा प्रोटोप्लाज्म बना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं एनटीएससी में काफ़ी बार बच्चे, ध्यान देना इस पे। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाकर क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म, यानी कि हमारे सेल का जो लिविंग सब्सटेंस है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में न्यूक्लियोप्लाज्म को डिस्कस कर लिया था कि न्यूक्लियस के जो अंदर का पार्ट है उसको क्या बोल दिया हमने, जो मैट्रिक्स पार्ट है उसको हमने बोला था न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस था। ठीक है, और क्या थे उसके अंदर, क्रोमेटिन थ्रेड्स थे। ठीक, अब आज हमने साइटोप्लाज्म को डिस्कस करना है बच्चे। तो साइटोप्लाज्म में ध्यान देंगे, साइटोप्लाज्म में बच्चे 3 टाइप की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है बेटा जी, 3 टाइप्स की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। एक होती है, ध्यान देंगे, एक होती है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, सेकेंड वन इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। और थर्ड आती हैं विदाउट मेम्ब्रेन। ठीक है, विदाउट मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये 3 टाइप की ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, मतलब कि ऐसी ऑर्गेनेलीज, ठीक है, ऐसी ऑर्गेनेलीज सेल की जिनके बाहर क्या है, 2 वॉल्ड स्ट्रक्चर है, जिसके बाहर क्या है बच्चे, 2 वॉल्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो उनको हम बोलेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। और ऐसी ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हैं, इसमें हमारे पास फर्स्ट आएगी हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, फर्स्ट क्या आएगी बच्चे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, सेकंड क्या आएगी बच्चे, गोल्जी अपरेटस। ठीक है, क्या आएगी सेकंड, गोल्जी अपरेटस। ठीक है बेटे, थर्ड क्या आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड क्या आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया। फोर्थ प्लास्टिड्स एंड फिफ्थ वन इज वैक्यूल्स। ठीक है बच्चे, तो ये 5 ऑर्गेनेलीज आएंगी किसमें, डबल मेम्ब्रेन बाउंड में। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड यानी ऐसी ऑर्गेनेली सेल की जो कि सिर्फ एक ही सिंगल मेम्ब्रेन से ही कवर है, तो ऐसी ऑर्गेनेली कौन सी है हमारी बच्चे, लाइसोसोम। कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली हमारी, लाइसोसोम है। विदाउट मेम्ब्रेन यानी कि ऐसी ऑर्गेनेली सेल की जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सी ऑर्गेनेली है, राइबोसोम्स। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज सेंट्रियोल। ठीक है, राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोल। और यहाँ पर होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स। ध्यान देंगे बच्चे, मैं हमारी जो आज का लेक्चर है इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को ER से डिनोट करूँगी। ठीक है, और आप भी इसी से ही कीजिएगा। और सेकेंड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया को मैं कैपिटल M स्मॉल t डॉट इससे डिनोट करूंगी माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया को किससे करूंगी मैं, इससे। और गोल्जी अपरेटस को GA इससे, गोल्जी अपरेटस को इससे। ठीक है बच्चे,
क्लियर है इतनी बात? इसको आप नोट कीजिए, फिर हम अपनी फर्स्ट ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को डिस्कस करेंगे। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, ठीक है बच्चे? तो हम फर्स्ट ऑर्गेनेली पढ़ेंगे कौन सी? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या होता है रेटिक्यूलम? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी रेटिक्यूलम का मतलब बताया था, जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि क्रोमेटिन थ्रेड या फिर क्रोमेटिन रेटिक्यूलम भी बोलते हैं उसको न्यूक्लियस में। यस, वेरी गुड। रेटिक्यूलम का मतलब होता है बच्चे नेटवर्क। क्या होता है? नेटवर्क। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में भी रेटिक्यूलम का मतलब क्या है? नेटवर्क। किसका नेटवर्क है यहाँ पर? चैनल्स का नेटवर्क है, ठीक है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में किसका नेटवर्क है बच्चे? चैनल्स का। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम फर्स्ट ऑर्गेनेली, ठीक है? ध्यान देंगे किसका नेटवर्क है ये बच्चे? चैनल्स का, ठीक है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल्स, ठीक है? फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म। और वो हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये कैसी है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, इसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, 2 वॉल्ड स्ट्रक्चर है इसका। कैसा है? 2 वॉल्ड स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है? ये बात भी हमने देख ली। अब मैंने न्यूक्लियस में भी आपको बताया था, जहाँ पर जो आउटर न्यूक्लियर एनवेलप की जो आउटर मेम्ब्रेन थी वो किसके साथ कॉन्टिन्यूस थी? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। तो मैंने वहाँ पर भी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का स्ट्रक्चर बताया था, इस तरीके से होता है। ना, इस तरीके से बताया था ना। तो ये फ्लैटेंड सैक्स प्रेजेंट हैं, ठीक है? इनको क्या बोलते हैं? फ्लैटेंड सैक्स को, इनको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अगर इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हो बच्चे, अगर इनके ऊपर क्या हो? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को बोल देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। लेकिन अगर इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते तो हम इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्लियर है इतनी बात? तो यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कितने टाइप का हो गया? 2 टाइप का हो गया। फर्स्ट इज RER एंड सेकेंड इज SER। ये भी मैंने आपको न्यूक्लियस में बताई थी ये बात भी, कि R स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है? यानी जहां पर क्या प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। एंड S स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी कि जहां पर राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे, ठीक है बच्चे? दोबारा बता देती हूँ, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो वो रफ हो जाएगी, प्रेजेंट मतलब ये, ठीक है? और अगर राइबोसोम्स क्या होंगे? एब्सेंट होंगे तो क्या हो जाएगी? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है बच्चे? अब इनके हमारे पास 2 मेन फंक्शंस निकल के आते हैं कि क्या फ़ायदा है अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम्स हैं या नहीं हैं, ठीक है? तो दोनों का ही अपने अपने लेवल पे फ़ायदा है। क्या है कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, तो मैंने आपको बताया था राइबोसोम्स क्या करवाते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं बच्चे, ठीक है? तो अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का फंक्शन क्या रहेगा? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है? क्लियर है इतनी बात आपको? ठीक है? और अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में स्मूथ सरफेस होगा, कोई राइबोसोम नहीं होंगे, तो उस टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम किस चीज में हेल्प करता है बेटा? लिपिड की सिंथेसिस में, ठीक है? किस में हेल्प करता है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ठीक है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये किस में करता है? प्रोटीन के सिंथेसिस में। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ठीक है, वो क्या बनाएगा? प्रोटीन्स और लिपिड्स। क्लियर है? अब यही प्रोटीन्स और लिपिड्स मिलकर क्या बनाते हैं बच्चे? सेल मेम्ब्रेन को हेल्प करते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में। क्लियर हुई बात? तो इसका मेन फंक्शन निकल के आया है यहाँ पर हमारे पास कि प्रोटीन्स एंड लिपिड्स formed by RER and SER, ठीक है, help in the formation of membrane बायोजेनेसिस। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे, इसको भी आप स्टार लगा के नोट करेंगे, ठीक है?
ये भी पेपर में पूछा जाता है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में कौन सी ऑर्गेनेली हेल्प करती है, तो कौन सी ऑर्गेनेली हेल्प करती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्लियर है इतनी बात बेटा जी? ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है? ये एक नेटवर्क है किसका? चैनल्स का, और उसका स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स और उसका मेन फंक्शन। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद आता है, सपोज हमारे पास एक ये सिंगल है, ये इस तरीके से, ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। ठीक है, मैंने एक पार्ट ले लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। अब होगा क्या, ये बाहर की मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इस तरीके से पड़ा दरअसल, जैसे कैसे कहते हैं, किसी बर्तन को खाली कर दूं मैं, सिलेंड्रिकल बर्तन को, ठीक है, उस तरीके से ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम। क्लियर है? अब ये राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। तो यानी इसके अंदर क्या बनेंगे बच्चे? इसके अंदर क्या बनेंगे? प्रोटीन्स बन जाएंगे छोटे छोटे, और इन प्रोटीन्स की चेन्स बन जाएंगी। क्लियर है? अब ये प्रोटीन की चेन्स क्या करेंगी, यहाँ पर एक वेसाइकल सा फॉर्म कर लेंगी। क्या बना लेंगे? एक वेसाइकल। ये प्रोटीन की जो चेन बन गई, इसने क्या बना लिया? एक वेसाइकल बना लिया। ठीक है, अब धीरे धीरे ये वेसाइकल क्या होगा, इस पार्ट से कॉन्ट्रैक्ट होता होता यहाँ से क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ से ये डिटैच हो जाएगा और ये प्रोटीन की चेन इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, ये इसके ऊपर क्या है? राइबोसोम। ठीक है, इस राइबोसोम ने क्या करवाया? इस प्रोटीन की सिंथेसिस करवाई, प्रोटीन चेन की सिंथेसिस करवाई, और इस प्रोटीन चेन को एक वेसाइकल की फॉर्म में ये सेपरेट आउट हो गई। ये क्या बन गया? ट्रांसपोर्ट वेसाइकल। ठीक है, इस बात को बच्चे यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो हमने स्टडी करनी है गोल्जी अपरेटस, उसमें ये चीज़ काम आएगी। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लिया, इसको आप वीडियो पॉज करके पहले नोट कीजिए, फिर हम अपनी सेकंड ऑर्गेनेली स्टार्ट करेंगे। कौन सी? गोल्जी अपरेटस। नोट कीजिए इसको बच्चे। क्लियर है? ठीक है, आप इसको नोट कर लिया है। अब हम अपनी सेकंड ऑर्गेनेली पढ़ेंगे, गोल्जी अपरेटस। ठीक है, तो गोल्जी अपरेटस फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दी थी, किसने डिस्क्राइब की थी ये वाली ऑर्गेनेली? कैमिलो गोल्जी ने। तभी इस ऑर्गेनेली का नाम भी क्या पड़ा? गोल्जी। इनको गोल्जी अपरेटस या फिर गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, सेकंड आ गई गोल्जी बॉडीज। ठीक है, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी। ठीक है, किसने डिस्क्राइब की थी? कैमिलो गोल्जी ने। तभी से इसका नाम क्या पड़ गया? गोल्जी बॉडीज पड़ गया। ठीक है, ये मैंने रब नहीं किया है कि यहाँ पर इसका काम है गोल्जी बॉडीज के अंदर। अब होगा क्या, ध्यान देंगे, इसके अंदर भी वही सेम चीज़ है। गोल्जी बॉडीज भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, और ये भी कैसी हैं? फ्लैटेंड सिस्टर्नी है। कैसी है? फ्लैटेंड सैक्स हैं इसके अंदर भी, इस तरीके से सेम जैसे हमने वहाँ पे पढ़े थे, यहाँ पर भी क्या है? फ्लैटेंड सैक्स हैं। इन फ्लैटेंड सैक्स को यहाँ पर क्या बोलते हैं? एक स्टैक के रूप में प्रेजेंट है एक दूसरे के ऊपर, इस तरीके से। किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? स्टैक की फॉर्म में, जैसे एक के ऊपर एक होता है उस तरीके से। तो इस एक फ्लैटेंड सैक को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। टर्म्स आप बच्चे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए। तो सिंगल एक फ्लैटेंड सैक को क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं बच्चे। अब होगा क्या, इसका गोल्जी बॉडी के दो फेस होते हैं। कैसे होते हैं इसके? दो फेस। यानी कि एक होता है इसका सिस फेस। ठीक है, जो कैसा होता है शेप में? कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स आपको पता है मतलब ऐसा होता है कॉन्वेक्स का, है ना? कॉन्वेक्स का मतलब कैसा होता है? ऐसा। और कनकेव का कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, यानी अगर उभरा हुआ पार्ट होगा तो ये कन्वेक्स और कनकेव की बात करते हैं। इसको पहले हम यहाँ पर इस चीज़ को छोड़ते हैं, पहले हम देखते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो इसके दो फेस हो गए। एक होता है इसका सिस फेस, कन्वेक्स फेस, और एक होता है इसका ट्रांस फेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? कनकेव फेस, ट्रांस फेस।
अभी जो सिस फेस होता है ये फॉर्मिंग फेस होता है। क्या होता है? फॉर्मिंग फेस। आप कहोगे मैम आप क्या बोले जा रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे फॉर्मिंग फेस है और कैसे मैच्योरिंग फेस है, दोनों मैं आपको क्लियर करूंगी अभी। ठीक है बच्चे, इतनी बात ठीक है। सिस फेस को कहते हैं कन्वेक्स फेस, ट्रांस फेस को कहते हैं कनकेव फेस। जो सिस फेस है वो फॉर्मिंग फेस है और जो ट्रांस फेस है वो मैच्योरिंग फेस है। कैसे? ठीक है, अब इसकी बात की हमने। सपोज इसका ये ऊपर वाला पार्ट है तो ये क्या है? सिस फेस है। क्या पार्ट है ये हमारा? सिस फेस है। अब सिस फेस का काम क्या होता है? फॉर्मिंग फेस, ये फॉर्मेटिव फेस है, ये रिसीविंग फेस है। कैसा फेस है? रिसीविंग फेस है ये, यानी कि ये क्या रिसीव करेगा? अगर रिसीविंग है तो क्या रिसीव करेगा? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की एक सैक ने जो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल बनाया था वो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल क्या करेगा? ये फॉर्मिंग फेस रिसीव कर लेगा। किसका? गोल्जी बॉडी का। ध्यान देंगे, ये ट्रांसपोर्ट वेसाइकल का फॉर्मिंग फेस क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा। फॉर्मिंग फेस इस ट्रांसपोर्ट वेसाइकल को जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने बनाया है। आप समझिए होगा क्या? ये ट्रांसपोर्ट वेसाइकल आके इसके फॉर्मिंग फेस पे अटैच हो गया। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट वेसाइकल आके क्या हो गया बच्चे? इसके फॉर्मिंग फेस पे अटैच हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? इस मैच्योरिंग फेस का काम क्या है? ट्रांस फेस का मतलब है मैच्योरिंग फेस, यानी मैच्योरिंग फेस यानी कि रिलीजिंग फेस। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपका, बिल्कुल ढंग से समझेंगे। दोबारा से बता रही हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने जो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल फॉर्म किया था उसको गोल्जी बॉडी का सिस फेस जो है वो रिसीव कर लेगा और वो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल आके इसकी एक सिस्टर्नी के साथ अटैच हो जाएगा। किसकी? गोल्जी बॉडी की। अब क्या होगा? ये धीरे धीरे ये सिस्टर्नी इसके साथ आके अटैच हो गया। अब ये धीरे धीरे पास आउट होता 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 यहाँ पर आकर फिर इससे क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा। दोबारा से क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा। यानी कि ये था अगर सिस फेस जिस पर आके ये अटैच हुआ था, तो ये हो गया ट्रांस फेस, यानी कि जहाँ से ये दोबारा क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब ये जो रिलीज्ड वेसाइकल होता है इसको हम या तो लाइसोसोम बोल देते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे? लाइसोसोम ना बोलकर इसको हम सिक्रीटरी वेसाइकल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्रीटरी वेसाइकल। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? जो मैच्योरिंग फेज से रिलीज हुए हैं उसको या तो हम बोलेंगे लाइसोसोम्स, ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? सिक्रीटरी वेसाइकल। ध्यान देंगे इस बात पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई बच्चे कि क्या फायदा था उस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने जो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल बनाया उसका। ठीक है, और फिर क्या फायदा था जो इसने रिलीज किया उसका। तो ये होगी गोल्जी बॉडी। तो इसका मेन फंक्शन हो क्या गया कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, वो क्या करता है? गोल्जी बॉडी को हेल्प करता है उसकी फॉर्मेशन में। और सेकंड वन किस चीज में हेल्प करता है? बताइए। एक तो उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा गोल्जी बॉडी की, और गोल्जी बॉडी को हेल्प करेगा कि वो सेल सिक्रीशन करवाए। सेल सिक्रीशन का मतलब यहाँ पर यही है कि रिलीज ऑफ लाइसोसोम्स एंड सिक्रीटरी वेसाइकल। तो मेन फंक्शन इसका क्या हो गया? पैकेजिंग का और सिक्रीशन का। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या रहेगा बच्चे? पैकेजिंग एंड सेल सिक्रीशन। ठीक है, पैकेजिंग एंड सेल सिक्रीशन। क्लियर है इतनी बात बेटा जी? ठीक है, तो इसको नोट कीजिए आप। इसके बाद हम अपनी थर्ड ऑर्गेनेली पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। नोट कीजिए इसको बच्चे। ठीक है बच्चे, नोट कर लिया आपने। अब हम अपनी थर्ड ऑर्गेनेली पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है, ये भी टू वॉल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी भी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, और अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए बच्चे पढ़ते हैं। देखिए थर्ड आ गई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड क्या आ गई? माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली आ गई। ये भी कैसी है? टू वॉल्ड है। ठीक है, टू वॉल्ड है। इसके अंदर क्या हो जाएंगे? टू वॉल्ड है तो ये एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है,
2 वोल्ट है तो। अब इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो कैसी होती है बच्चे? स्मूथ होती है। कैसी होती है? स्मूथ होती है आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? फोल्ड हुई होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की फॉर्म में। ठीक है, ये क्या होती है? फोल्डेड टू फॉर्म व्हाट बच्चे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की फॉर्म में ये फोल्ड हो जाती है इनर वाली जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, और उसको हम क्या बोलते हैं? कार्ड क्रिस्टे। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। ये नई टर्म एक और आई, इसको भी ध्यान में रखना है आपने। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टे बोलते हैं। कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होगा। इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर। सपोज ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और इसके अंदर क्या पड़ा है? ये तो आउटर मेम्ब्रेन होगी जो कि स्मूथ है, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें क्या होगी? ऐसी। इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगी बच्चे? इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट हो जाएंगे इसके अंदर? ये देखो, ये बाहर निकली हुई है ना ऐसे फिंगर लाइक, तो इसके अंदर क्या होंगी? ऐसे इधर से भी निकली हुई है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होगी। इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन है वो किस में कन्वर्ट होगी? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में। क्लियर है इतनी बात आपको बेटा जी? ठीक है, अब क्या होगा? जो इसका इनर स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? मैट्रिक्स बोलते हैं। ये जो इसके अंदर फिल है इसको क्या बोलते हैं हम? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब एक बात पे आप ध्यान देंगे बच्चे, जो इसका ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे सपोज ये एक मैंने इसकी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ले ली। अब इसके ऊपर क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ध्यान देंगे, ये इस तरीके से इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, ये मैंने ये बनाया है, देखिए ये बनाया है। ठीक है, ये इस तरीके से इसके ऊपर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। किसके ऊपर? इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स के ऊपर। इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम F1 पार्टिकल। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? F1 पार्टिकल। बहुत ध्यान से समझे बच्चे, इस बात को भी इंपॉर्टेंट है और यहीं से ही क्वेश्चन उठता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल, या फिर इसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका सेकेंड नाम क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल। अब होगा क्या? यही एलिमेंट्री पार्टिकल, ये होगा इसका बेस, ये होगी इसकी स्टॉक, और ये होगी इसकी हेड। ठीक है, ये क्या हो गया? बेस, ये क्या हो गई? इसकी स्टॉक, और ये क्या हो गया? हेड पार्ट। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा F1 पार्टिकल और एलिमेंट्री पार्टिकल। अब होगा क्या? इसी की हेल्प से, इसी F1 पार्टिकल की हेल्प से ही एनर्जी की जनरेशन होती है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, और वो किसकी हेल्प से? ATP की हेल्प से। ATP क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आप लिखेंगे कि ड्यू टू F1 पार्टिकल generation of energy takes place in the form of, बताइए बच्चे, अभी मैंने बताया आपको, in the form of ATP, in the form of ATP। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? ये भी आ जाती है कभी कभार पेपर में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्या होती है ATP की फुल फॉर्म? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? तो क्वेश्चन आ जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब आगे बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनेली है सेल की जो कि बाकी सारी सेल की ऑर्गेनेलीज को क्या प्रोवाइड करती है? बताइए, क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और वो एनर्जी किसकी वजह से प्रोवाइड करती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज F1 पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, दे जनरेट एनर्जी इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ व्हाट बच्चे? ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है आपको इतनी बात? ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से क्लियर है। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, गोल्जी एपरेटस में हमने पढ़ी थी सिस्टर्नी, जो फ्लैटेंड सैक होता है एक सिंगल, उसको सिस्टर्नी बोला था। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चे, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की फॉर्म में, उसको हमने बोला है क्रिस्टे। दोनों टर्म अलग हैं, एक है सिस्टर्नी एक है क्रिस्टे। क्लियर है? ठीक है बच्चे। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल। अब आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसके ऊपर क्वेश्चन पुट होता है। ठीक है बच्चे, पहले आप इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। कर लिया बेटा जी नोट? ठीक है, एक एक बात क्लियर हो गई बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया की एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, बताती हूं मैं आपको। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। क्वेश्चन आता है पेपर में कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। इट इज द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। क्यों बोलते हैं इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली? क्या मतलब है इसका सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली का? तो बेटा जी होगा क्या, हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। वहां पर न्यूक्लियस का अपना जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए, जिसकी बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी। ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, खुद का डीएनए, खुद का आरएनए होता है। ठीक है, किससे अलग? न्यूक्लियस वाले जेनेटिक मटेरियल से अलग। एक सेल है, सपोज एक सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। तो उस न्यूक्लियस के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल है, अपना डीएनए और आरएनए है खुद का। ठीक है, तो क्या करेगा, खुद भी रेप्लिकेट कर सकेगा अपने ही हिसाब से। ठीक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कैन रेप्लिकेट ऑन देयर ओन। बिल्कुल क्लियर बात है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया को? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल, इसके अपने जेनेटिक मटेरियल की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कौन सा बच्चे? डीएनए या आरएनए। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दे कैन, अपने जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होने की वजह से क्या करेंगे? दे कैन रेप्लिकेट ऑन देयर ओन, खुद से रेप्लिकेट कर पाएंगे without the help of nucleus. That's why they are called semi-autonomous organelle. ठीक है, तो हमारे चैप्टर में एक ऑर्गेनेली ऐसी आई जो कि सेमी ऑटोनोमस है, जिसके पास अपना ही क्या है? खुद का जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है इतनी बात बेटा जी? इस पॉइंट को भी नोट करेंगे स्टार लगा के, और फिर हम अपनी फोर्थ ऑर्गेनेली डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्लास्टिड्स। नोट कीजिए इसको बच्चे। ठीक है बेटा जी, अब हमारी फोर्थ ऑर्गेनेली आएगी प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे हम बहुत। आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा बच्चे, और आपको 11th में, इन केस अगर आप 11th में जाकर के मेडिकल स्ट्रीम लेते हैं तो आपको वहाँ पर ये ऑर्गेनेलीज इतनी पड़ी हुई यहाँ पर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से समझिए बच्चे। नेक्स्ट आएगी प्लास्टिड। प्लास्टिड भी किस कैटेगरी के अंडर पढ़ी थी हमने? टू मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली के अंडर ही हमने प्लास्टिड भी पढ़ी थी। टू मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि ये भी डबल वॉल्ड है। ठीक है, कौन डबल वॉल्ड है? प्लास्टिड। फोर्थ ऑर्गेनेली आई हमारे पास प्लास्टिड्स। ठीक है, ये भी कैसी है? टू वॉल्ड है। ठीक है, इसकी भी यानी दो मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी ग्राउंड सब्सटेंस है उस सबको क्या कह दिया? मैट्रिक्स बोल दिया, और वो सब्सटेंस कैसा हो गया? कलरलेस होता है। ठीक है, तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसका जितना भी ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया? मैट्रिक्स बोल दिया। क्या बोल दिया बच्चे? मैट्रिक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको बच्चे? ठीक है, मैट्रिक्स। उसके बाद आती है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में क्या पढ़ेंगे हम? इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर से ही हम इसको सारे को डिस्कस करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम कैसा होता है प्लास्टिड का। हमने कहा कि ये कैसा है?
डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, इनकी 2 मेम्ब्रेन है इसके बाहर भी, ठीक है। ये भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, 2 मेम्ब्रेन्स हो गई। अब अंदर क्या क्या मामला प्रेजेंट है इसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी अपना खुद का क्या है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये ऐसी सेल की दूसरी ऑर्गेनेली आई जिसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है, और रीजन मैंने आपको बता दिया कि अपना जेनेटिक मटेरियल होने का फायदा क्या है कि दे कैन रेप्लिकेट इन ऑन देयर ओन, ठीक है, वो खुद से रेप्लिकेट हो पाएंगे, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं। तो बच्चे आपके पास एक नोटिंग पॉइंट आ गया क्या, कि सेल के अंदर 2 ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जिनको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलते हैं, जिनका खुद का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और वो ऑर्गेनेली कौन सी हैं 2 बच्चे, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी प्लास्टिड, ठीक है। ध्यान देंगे इस पॉइंट पे भी आप बहुत ज्यादा, ठीक है। प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर द 2 ऑर्गेनेलीज व्हिच आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बिकॉज दे आर हैविंग देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। नोट कर लेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। अब देखते हैं, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए है, ठीक है, बात है, इसके पास अपना डीएनए है, आरएनए है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, कोल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। एक तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा आता है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे, ध्यान देंगे, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्रेना, ठीक है। इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। क्या बोलते हैं इनको बच्चे, स्ट्रोमा लैमेला। इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेला, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रोमा लैमेला है। अब इसके ऊपर क्या होते हैं, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं ग्रेना। क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, और इस पूरे के पूरे स्टैक को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, ग्रेना। ध्यान देंगे, इस पूरे के पूरे स्टैक को ग्रेना बोल रहे हैं, ठीक है। और इस स्टैक में हर एक सैक को, ये पूरा का पूरा स्टैक है, और इसमें से एक सैक को क्या बोल दिया हमने, थाइलाकोइड बोल दिया। क्या बोल दिया, थाइलाकोइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड बोलते हैं। और अपना इसका क्या है, डीएनए है, आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, राइबोसोम्स है इसके पास अपने, और जितना भी अंदर का ग्राउंड सब्सटेंस है वो सबको हमने क्या बोल दिया, मैट्रिक्स बोल दिया, ठीक है। जितना भी ग्राउंड सब्सटेंस उसको मैट्रिक्स बोल दिया। ये हो गए स्ट्रोमा लैमेला, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ग्रेना प्रेजेंट है। और उस एक पूरे के पूरे स्टैक को क्या बोला, ग्रेना, और उस पूरे के पूरे स्टैक में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला, थाइलाकोइड बोला। ये थाइलाकोइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका खेल अभी हम समझेंगे यहाँ पर क्या है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखने में कैसा है, उसके अंदर मेनली क्या क्या प्रेजेंट है। अब मैंने 2 ही टॉपिक उठाए कि एक मैंने देखा कि एक इसके पास स्टैक प्रेजेंट है, जिसको क्या बोल दिया, इस स्टैक को क्या बोल दिया पूरे को, ग्रेना, और इस स्टैक के एक सैक को क्या बोल दिया, थाइलाकोइड, ठीक है बच्चे। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, कि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होती है, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, उस क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से सन रेज को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। यही होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में। तो वो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, वो इस थाइलाकोइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इस थाइलाकोइड में क्या प्रेजेंट होती हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मेनली क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होती है, जो किसमें हेल्प करती है, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको बच्चे, ये सारी बात आप नोट करेंगे अच्छे से बिल्कुल। इसके बाद मैं आपको इसकी टाइप्स करवाऊंगी प्लास्टिड्स की, 3 टाइप्स के होते हैं ये प्लास्टिड, ठीक है। पहले आप इसको नोट कीजिए बच्चे वीडियो पॉज करके। ठीक है बच्चे, तो ये नोट कर लिया आपने। अब हम पढ़ेंगे इसके 3 टाइप्स, किसके, प्लास्टिड के। तो प्लास्टिड के 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट,
क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, इसके 3 टाइप्स हैं बच्चे। फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट टाइप में क्या होगा प्लास्टिड के, इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होंगी? क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगी। और कहां पर प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल पिगमेंट? आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि ग्रेना, स्ट्रोमा लेमेला, थाइलाकोइड, तो आप क्या ऑप्शन पुट करेंगे इसमें? वेरी गुड, थाइलाकोइड। ठीक है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पर प्रेजेंट होती है? थाइलाकोइड में प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट। और ये किस चीज में हेल्प करती हैं क्लोरोप्लास्ट? बताइए। फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस में, खाना बनाने में हेल्प करते हैं प्लांट को। ठीक है, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट कैसी होती है? ग्रीन इन कलर। कैसी होती है ये? ग्रीन इन कलर होती है। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट कैसी होती है? ग्रीन इन कलर। किस में हेल्प करती है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ठीक है बच्चे, ये जो मेनली ये स्ट्रक्चर है ये क्लोरोप्लास्ट का ही कहलाता है। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, ये प्लास्टिड का स्ट्रक्चर ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट को ही मैंने डिफाइन किया है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही थाइलाकोइड प्रेजेंट होता है और उस थाइलाकोइड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं जो फोटोसिंथेसिस कराती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्लोरोप्लास्ट का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है बच्चे। ठीक है, तो हो गया क्लोरोप्लास्ट क्या क्या है इसके अंदर और किस लिए ये क्या फंक्शन ये परफॉर्म करता है। सेकंड आती है क्रोमोप्लास्ट। सेकंड क्या आती है बच्चे? क्रोमोप्लास्ट। इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होती। क्लोरोफिल इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट में कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होती। इसमें उसके अलावा पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी? या तो ज़ैंथोफिल होगी, ठीक है, या फिर कैरोटिनॉइड होगी। ठीक है, या तो ज़ैंथोफिल होगी या फिर कैरोटिनॉइड होगी। ज़ैंथोफिल जो है वो कैसा कलर प्रोवाइड करती है? येलो। और कैरोटिनॉइड ऑरेंज रेड कलर प्रोवाइड करती है। ठीक है बच्चे, इसके अंदर ये 2 प्रेजेंट होती हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड। कलर्स मैंने आपको बता दिए। और इसका मेन फंक्शन होता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं फ्लावर्स के पेटल्स में। ठीक है, फ्रूट्स में। तो ये क्या करती हैं? एक इंटरेस्टिंग, एक अट्रैक्टिंग कलर प्रोवाइड करती हैं फ्लावर्स के पेटल्स को और फ्रूट्स को। ठीक है, क्या प्रोवाइड करती हैं? कलर प्रोवाइड करती हैं। दे प्रोवाइड color to the petals of flowers and also provide color to fruits। ठीक है बच्चे, तो आपको इसका भी फंक्शन समझ में आ गया। क्रोमोप्लास्ट का क्या फंक्शन है कि ये फ्लावर के पेटल्स को, फ्रूट्स को अलग अलग कलर प्रोवाइड करे जिससे कि वो अट्रैक्टिंग बन रहे हैं, पॉलिनेशन का सोर्स बन रहे हैं। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एंथर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर टू द स्टिग्मा पार्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बाय द हेल्प ऑफ सम वेक्टर्स। क्लियर है बच्चे? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और थर्ड पार्ट आता है हमारे पास इसका ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड पार्ट क्या आता है? ल्यूकोप्लास्ट। तो बच्चे ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस होती है। ये कैसी प्लास्टिड है? कलरलेस प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट कैसी थी? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ग्रीन थी, क्लोरोफिल प्रेजेंट थी। क्रोमोप्लास्ट के अंदर ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड प्रेजेंट थी। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड के अंदर क्या होगा? इट इज द कलरलेस प्लास्टिड। ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं ल्यूकोप्लास्ट वाले। ठीक है, ये मेनली आगे 3 टाइप से होते हैं। एक होता है इसके अंदर एल्यूरोप्लास्ट, ध्यान देंगे इस बात में बच्चे। एक होता है एलियोप्लास्ट, ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, और एक होता है एमाइलोप्लास्ट। क्लियर है? एल्यूरोप्लास्ट का क्या काम होता है बच्चे? एल्यूरोप्लास्ट का काम होता है, इसको क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को यहां से रब कर रही हूं, आपने नोट कर लिया होगा अभी तक बच्चे इसको। ठीक है बेटा जी, तो एल्यूरोप्लास्ट का काम क्या होता है? एल्यूरोप्लास्ट का काम होता है प्रोटीन की
स्टोरेज करना, ठीक है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। जबकि एलियोप्लास्ट का काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ, बताइए, लिपिड्स एंड फैट्स, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। एंड थर्ड आता है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट का काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो एमाइलोप्लास्ट प्लास्टिड क्या होगा? ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड में स्टोरेज ऑफ स्टार्च होगी, एलियोप्लास्ट में फैट्स लिपिड्स की होगी, ल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन्स की होगी, ठीक है बेटा। प्लास्टिड आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दी कि जहाँ जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया में नजर आया था कि वहाँ पर एटीपी की मेनली फॉर्मेशन हो रही है एनर्जी की फॉर्म में, है ना, तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग था, तो उसको हमने पावर हाउस ऑफ द सेल कह दिया था, ठीक है। और हमें क्या पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फूड बड़ा सारा बन रहा है। कभी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बन रही है? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है, प्लांट्स का। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या हो रहे हैं? फ्लावर्स फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड हो रहा है, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को। ल्यूकोप्लास्ट में भी स्टोरेज हो रही है, कभी कहीं पे प्रोटीन की, कहीं पे स्टार्च की, कहीं पे किसकी? फैट्स की और लिपिड्स की। तो फूड इस तरीके से फूड स्टोरेज हो रही है, फूड प्रिपरेशन हो रही है। तो हम क्या प्लास्टिड ऑर्गेनेली को क्या हम किचन ऑफ द सेल बोल सकते हैं कि खाना पकाने का काम कर रही है, खाना स्टोर करने का काम कर रही है? तो प्लास्टिड्स को हम क्या बोलेंगे? किचन ऑफ द सेल, ठीक है। प्लास्टिड को क्या बोल दिया? किचन ऑफ द सेल बोल दिया, ठीक है बच्चे। इसको नोट करें आप। इसके बाद हम हमारी लास्ट वैक्यूल ऑर्गेनेली डिस्कस करेंगे। सेकंड जो टू मेम्ब्रेनस बाउंड थी, टू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में वैक्यूल रह गई है, उसको डिस्कस करेंगे। इसको नोट कीजिए बच्चे। ठीक है बच्चे, तो आपने नोट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अब हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली आई हमारे पास हमारी वैक्यूल, फिफ्थ वैक्यूल। ये भी कैसी है? टू मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, यानी कि इसके अंदर भी टू मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, आउटर और इनर, ठीक है। तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है किसकी बच्चे? मेम्ब्रेन वैक्यूल की। जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस पे क्वेश्चन आता है, क्या बोलते हैं इसको? टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। और वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? सेल सैप बोलते हैं, ठीक है। एंड फ्लूइड फिल्ड स्पेस, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल सैप, ठीक है बच्चे। अब होगा क्या? प्लांट सेल के केस में ये जो वैक्यूल है ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, लार्ज पोर्शन कवर करता है सेल का, प्लांट सेल का कौन? वैक्यूल। तो ये न्यूक्लियस को पेरिफेरी की तरफ एक साइड में शिफ्ट कर देता है इस तरीके से। सपोज ये हमारा टोनोप्लास्ट है, बाहर की कवरिंग है, ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये वैक्यूल प्रेजेंट है। तो वैक्यूल जो है मोस्टली सेंटर पार्ट जो है इसका कवर कर लेता है प्लांट सेल का मेजर पोर्शन, और न्यूक्लियस को एक साइड पर जो है पुश कर देता है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? हमारा वैक्यूल हो गया। और ये बाहर की कवरिंग हो गई क्या? टोनोप्लास्ट। बाहर की कवरिंग हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, ये वैक्यूल हो गया, ठीक है। और वैक्यूल के अंदर क्या है? जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है सारा का सारा, उसको क्या बोल दिया हमने? सेल सैप बोल दिया। और इस सेल सैप के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? इसके अंदर प्रेजेंट होगा मेनली वाटर प्रेजेंट होगा, और उसके साथ साथ काफ़ी सारे मिनरल्स, एंजाइम्स, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सब जो है इनके अंदर क्या होगा? प्रेजेंट होगा सेल सैप के अंदर। क्लियर है बच्चे? ठीक है। तो ये तो बात रही प्लांट सेल की। एनिमल सेल में या तो वैक्यूल्स एब्सेंट ही होते हैं, मेनली जनरली तो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। वैक्यूल अगर प्रेजेंट होंगे तो वो छोटे होते हैं साइज में, वहाँ पर न्यूक्लियस को वो डिस्प्लेस नहीं कर पाते सेंटर की पोजीशन से, ठीक है, जैसे कि प्लांट सेल में कर देते हैं, ऐसे वो एनिमल सेल में नहीं कर पाते। और वैक्यूल का फंक्शन क्या हो गया? लेकिन कुछ एक एनिमल्स हैं यूनिसेलुलर एनिमल, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, वहाँ पर ये वैक्यूल्स देखे जाते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? वहाँ पर हम फूड वैक्यूल बोल देते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बोल देते हैं, ठीक है। आइदर फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल।
फूड वैक्यूल कहाँ पर प्रेजेंट होता है यूनिसेलुलर एनिमल, कौन सा है, अमीबा। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पैरामीशियम में, ठीक है। तो वहाँ पर इनका फंक्शन क्या हो गया, अमीबा में तो फूड वैक्यूल का फंक्शन हो गया कि फूड की डाइजेशन करवाते हैं ये वैक्यूल्स, ठीक है। और पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है कि ये ओस्मो रेगुलेशन करवाते हैं, वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। क्या करवाते हैं ये, ओस्मो रेगुलेशन करवाते हैं। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि वाटर बैलेंस को मेंटेन करना, ठीक है, पैरामीशियम के अंदर। तो इतनी बात क्लियर हुई आपको बच्चे वैक्यूल की, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे वैक्यूल को आप। इसके बाद हम अपनी कौन सी ऑर्गेनेली पढ़ेंगे, सेकंड टाइप वाली, जिसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड थी ऑर्गेनेली, कौन सी थी, लाइसोसोम पढ़ेंगे। इसको नोट कीजिए पहले आप बच्चे, नोट कीजिए इसको वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो हमारी आई नेक्स्ट टाइप की ऑर्गेनेली जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन है बाहर सिर्फ, कौन सी, लाइसोसोम। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चे 9th स्टैंडर्ड का, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे। देखिए नेक्स्ट ऑर्गेनेली कौन सी आ गई, लाइसोसोम। कैसी है ये, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। कैसी ऑर्गेनेली है ये बच्चे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है ये। अब इसमें क्या होगा, हमें पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है, उन एंजाइम्स की कंसंट्रेशन कहाँ पर होती है, दीज एंजाइम्स गेट कंसंट्रेटेड इन दी गोल्जी बॉडीज, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो एंजाइम्स बने वो कंसंट्रेटेड कहाँ पर होंगे, गोल्जी बॉडी में होंगे, और उनकी पैकेजिंग किस में हो जाएगी, लाइसोसोम्स में हो जाएगी, पैक्ड इन लाइसोसोम्स। यानी अब लाइसोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है लाइसोसोम्स के अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इस ऑर्गेनेली का, ध्यान देंगे इसके ऊपर, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब होगा क्या, इन केस ये डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम ने क्या किया, ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर दिए। तो जैसे ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगे तो जितनी भी उसके आसपास के साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होंगे वो सारे ये डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि इनका नाम ही क्या है, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, ठीक है। डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, ठीक है, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो यानी कि अगर ये एंजाइम्स सपोज करो किसके अंदर रिलीज हो गए, सेल के अंदर ही रिलीज हो गए, इफ दीज, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे बात, कि इफ दीज एंजाइम्स रिलीज्ड इनटू दी सेल, मान लो सेल के अंदर ही रिलीज हो गए, तो ये क्या करते हैं, बताइए क्या करेंगे, ये सेल को ही क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। दे डाइजेस्ट दी होल सेल, तो ये होल सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल ऑटोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको, ऑटोलिसिस बोलते हैं, ठीक है बच्चे। क्या बोलते हैं, ऑटोलिसिस या फिर ऑटोफेगी। ऑटोफेगी का मतलब होता है कि जब स्टार्वेशन का टाइम आएगा तो ये क्या करेगा, खुद के सेल को ही, अपने ही सेल ऑर्गेनेलीज को, अपने ही सेल को क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। ऑटोलिसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को हम। जब ये एंजाइम सेल के अंदर रिलीज होंगे तो ये होल सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑटोलिसिस बोलते हैं। और इसी की वजह से लाइसोसोम जो ऑर्गेनेली है इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको बच्चे, सुसाइड बैग ऑफ सेल, ठीक है, क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक। और इसका फंक्शन देखो किस में हो सकता है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, डाइजेस्टिंग एंजाइम ऐसे जो कि किसी को एंगल्फ कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो यानी कि ये इनका रोल मेनली कहाँ पर होगा, लाइसोसोम्स का। बैक्टीरिया और वायरसेस को क्या कर देंगे, उन एंजाइम्स रिलीज करेंगे, लाइसोसोम्स जो है वो एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करेंगे, और जो बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है उनको डाइजेस्ट कर लेंगे। तो यानी कि ये हमें किससे, किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। यानी डिफेंस में भी इसका काफ़ी रोल है, डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स में, क्लियर है। इसको भी नोट कीजिए। फिर हमारे पास विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, उनको डिस्कस करेंगे, नोट कीजिए इसको बच्चे, ठीक है।
कर लिया इसको नोट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनेली, नेक्स्ट टाइप की, यानी कि किसी भी मेम्ब्रेन से जो बाउंड नहीं है। ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली हैं? दो हैं, एक है राइबोसोम और एक है सेंट्रियोल। इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं हम वन बाय वन। पहले हम राइबोसोम्स को देखते हैं। राइबोसोम्स के बारे में काफ़ी कुछ हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। राइबोसोम्स, ठीक है, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। कैसी है? विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। कौन? हमारी राइबोसोम्स। अब होगा क्या, राइबोसोम जो है सबसे छोटी ऑर्गेनेली है, ये बात भी ध्यान में रखेंगे कि ये क्या है? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है। क्या है राइबोसोम? इट इज़ दी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली। और एक बात और नोट करेंगे आप पीछे कि जो प्लास्टिड्स थे वो हमारी लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है। सबसे बड़ी ऑर्गेनेली की बात करें तो प्लास्टिड है, और सबसे छोटी ऑर्गेनेली कौन सी है सेल की? राइबोसोम्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती राइबोसोम के ऊपर। हमने पढ़ा था कि राइबोसोम जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं 70S टाइप और एक होते हैं 80S टाइप्स, ठीक है। क्वेश्चन आता है पेपर में कि यहाँ पर ये S क्या है, तो यहाँ पर S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, S, ठीक है बच्चे। अब 70S में क्या होगा, इसकी फर्दर आगे 2 सब यूनिट्स होती हैं, 50S और 30S टाइप। ये हमें मिलता है किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और 80S के अंदर भी 2 सब यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी? 60S और 40S। और इस टाइप के राइबोसोम्स हमें किस में मिलते हैं? यूकैरियोट्स में, ठीक है। या तो ये राइबोसोम्स क्या होंगे? फ्रीली प्रेजेंट होंगे सेल के अंदर, ऑर्गेनेली के अंदर, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, वहाँ पे राइबोसोम्स जो थे फ्रीली प्रेजेंट थे। या फिर ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली प्रेजेंट होंगे, अकेले प्रेजेंट होंगे। या फिर ये अटैच होंगे किसके ऊपर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या बना लेते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। या फिर ये न्यूक्लियर एनवेलप की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर भी अटैच्ड होते हैं। तो ये दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, आइदर दे आर फ्रीली और अटैच्ड, ठीक है। या तो ये फ्रीली भी हो सकते हैं और अटैच्ड भी हो सकते हैं। दोनों केस ही मैंने आपको बता दिए कि फ्रीली कब रहेंगे और अटैच कैसे रहेंगे, ठीक है। इतनी बात हुई। और उसके बाद जो मेन बात है, इसकी फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो राइबोसोम को क्या बोलेंगे हम? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलेंगे, ठीक है। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। किसको? राइबोसोम्स को। क्लियर है बात? और ये राइबोसोम इकलौती ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चे। इतनी बात आप राइबोसोम्स के बारे में नोट करेंगे। इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑर्गेनेली बचती है हमारी सेंट्रियोल, उसको डिस्कस करेंगे। इसको नोट कीजिए बच्चे, ठीक है। कर लिया नोट। अब हम बात करते हैं लास्ट ऑर्गेनेली की, सेंट्रियोल की। सेंट्रियोल भी कैसी है? विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड है, इसके ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है सेंट्रियोल के बाहर भी, ठीक है। ये मेनली एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होती है सेंट्रियोल। कुछ एक प्लांट्स में होती है लेकिन वो लोअर प्लांट्स में, ठीक है, लोअर प्लांट्स में होती है। सेंट्रियोल की बात करते हैं अब हम। ठीक है, समझते हैं कि ये सेंट्रियोल क्या है। इसमें क्या होगा बच्चे, ध्यान देंगे, ये सेंट्रियोल कभी भी अकेला प्रेजेंट नहीं होता, ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमेशा किस में प्रेजेंट होता है बच्चे? पेयर में। और ये कैसी होती हैं? सिलेंड्रिकल बॉडीज होती हैं। कैसी होती है ये? सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल होती हैं और पेयर में प्रेजेंट होती हैं और हमेशा एक दूसरे के क्या होंगी? राइट एंगल पे होंगी। कैसी होंगी? हमेशा एक दूसरे के राइट एंगल पे, यानी 90 डिग्री का एंगल ये बनाएंगी। ठीक है, तो ये सेंट्रियोल हमेशा किस में प्रेजेंट होगा? पेयर में प्रेजेंट होगा। और जब भी सेल डिवाइड करते हैं तो ये सेंट्रियोल क्या करती हैं? ऑपोजिट पोल्स पे जाकर अटैच हो जाती हैं। क्लियर है बच्चे? ये और इसके बाहर का जो सारा का सारा स्पेस होता है जो इसको कवर किए रहता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम। तो ये होल ऑर्गेनेली को हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम। क्लियर है बच्चे? ये हो गए हमारे सेंट्रियोल
और ये स्पेस जो कवर है इसको क्या बोल दिया हमने, सेंट्रोजोम। क्लियर है बच्चे? ठीक है, पेयर में होते हैं हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। सेंट्रियोल हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं और एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, राइट एंगल पे होते हैं। ठीक है बेटा जी, इतनी बात क्लियर हुई आपको? और एक इसमें हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन के टाइम पर स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। क्लियर है बच्चे सेंट्रियोल के बारे में भी? और एनिमल सेल्स में ये पाए जाते हैं। तो हमारे पास हमारी सभी ऑर्गेनेलीज हमने डिस्कस कर ली हैं बच्चे। अब मैं वन बाय वन आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है। ठीक है, इसको नोट कीजिए सबसे पहले आप। क्लियर है बच्चे? अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जहाँ पर क्या हो रही है, टू टाइप्स के हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि लिपिड्स और प्रोटीन्स की रिस्पेक्टिवली क्या करवा रहे हैं, सिंथेसिस और स्टोरेज करवा रहे हैं। फिर सेकंड हमने पढ़ा गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज का काम क्या होता है, सेल सिक्रीशन करवाना। ठीक है, सिक्रीटरी वेसिकल्स को बाहर निकालते हैं, ये लाइसोसोम्स को बाहर निकालते हैं हमने ट्रांस फेज से मैच्योरिंग फेज से। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड कौन सी पढ़ी थी बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला था, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला था हमने। ठीक है, फोर्थ हमने पढ़ी प्लास्टिड, जो कि लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है और इसको हमने क्या बोला था, किचन ऑफ द सेल बताया था। ठीक है, फिफ्थ ऑर्गेनेली हमने पढ़ी थी वैक्यूल, जिसकी बाहर की कवरिंग को टोनोप्लास्ट कहा था हमने। ठीक है, मेनली प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद हमने पढ़ी थी कौन सी, लाइसोसोम, जिसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या रिलीज करती है अपनी बॉडी से, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करती हैं, जो सेल की क्या करवा लेती है, ऑटोफैगी करवा लेती है, ऑटोलिसिस करवा देती है। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी, राइबोसोम्स, जिनके अंदर हमने क्या पढ़ा कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल। और लास्ट में हमने पढ़ा सेंट्रियोल के बारे में। क्लियर है बच्चे? तो आज का आपका टॉपिक चैप्टर सेल फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।